हे स्टूडेंट्स, अब इस ट्यूटोरियल में हम फिर से ग्रुप डाटा का ही मीन निकालेंगे, लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड इनको यूज करके। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया था मीन निकालने के लिए। अगर आपको देखना हो, इनफैक्ट आपको देखना ही चाहिए इससे पहले कि आप इन दोनों को लर्न करो। डायरेक्ट मेथड का जो सॉल्यूशन है उससे आगे ही मैं स्टार्ट करूंगा, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। ये मैं लिंक दे रहा हूं, आप इसको पहले जरूर देख लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करके हम ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। तो देखो, पहले मैं एक बार आपको क्विकली दिखा देता हूं। ये था डायरेक्ट मेथड, क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो क्लास इंटरवल से हमें सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालने हैं। 10 + 25/2 17.5, 25 + 40/2, यानी कि इन सब का मिड पॉइंट लेते जाना है, तो वो क्लास मार्क्स बनते जाएंगे। उसके बाद इसको आप भूल जाओ, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो यानी कि fi × xi। fi मतलब फ्रीक्वेंसी, xi मतलब जो हमारे पास डाटा है जिसका हमने एवरेज निकालना है, ठीक है। और उसके बाद इन सब का टोटल और उसको जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 62, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये तो बड़ा छोटा डाटा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप ये देखो, यहाँ पे डाटा जो है 332.5, 375, तो ये नंबर्स जो है ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशंस जो है ना वो थोड़ी बढ़ जाती हैं, डिफिकल्ट हो जाती हैं समटाइम्स, नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो डाटा है हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो इन कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एज्यूम्ड मीन। तो देखो, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कि इस बार हम xi की जगह di यूज करेंगे। वो कैसे आएगा और क्यों आएगा और क्यों काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप पहले एक फंडा समझो। देखो, मान लो आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, एक के नंबर आए 70, एक के 80 और एक के 90, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स ने इतने इतने मार्क्स लिए। अब इन तीनों की एवरेज क्या होगी? एवरेज होगी 70 + 80 + 90 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 3, तो ये आ जाएगा 80। तो 80 आ गई एवरेज, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में से मैं कहता हूं चलो पहले 50 मार्क्स जो है ना रिड्यूस कर दो, ठीक है। अच्छा, 70 में से 50 गए तो 20 रह गए, 80 में से 50 गए तो 30 रह गए, 90 में से 50 गए तो 40 रह गए, ठीक है। तो मैंने कितने कितने माइनस कर दिए? 50 मार्क्स हर एक के मार्क्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एवरेज निकालूंगा इन तीनों की, तो ये हो जाएगा 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो 30 मार्क्स आ गए ऑन एन एवरेज। लेकिन एवरेज कितनी है? एक्चुअल एवरेज कितनी है बच्चों की मार्क्स की? 80, ठीक है। हमारे पास कितनी आई अब? 30। और अब इस 30 में यही 50 अगर मैं दोबारा ऐड कर दूं तो 30 + 50 मेरे पास कितना आ जाएगा? 80। तो वापस से उतना ही एवरेज आएगा जितना एक्चुअली होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास xi होता है ना, ये जो xi होता है, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हम सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कि मान लो हर एक बच्चे के मार्क्स में से इतने इतने नंबर हम पहले से माइनस कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? आपकी जो कैलकुलेशन वाली वैल्यूज हैं वो छोटी हो जाएंगी, आपकी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी और आप जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हो। और जो वैल्यू आप पिक करते हो, जिसको आप इन सब में से सब्ट्रैक्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन लेने का एक कॉमन कन्वेंशन है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसको चलो इरेज करते हैं यहां से। देखो, उसका एक कन्वेंशन पता क्या है कि ये जो क्लास मार्क्स हैं आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जैसे, ठीक है। तो इसमें से बिल्कुल मिड वाली टर्म ले लो। अब यहां पे टोटल 6 टर्म्स हैं, तो मिड में 2 आती हैं, 47.5 और 62.5। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों में से लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हो, 40 ले लो, 50 ले लो, लेकिन रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड ये है कि इन्हीं के बीच में से कोई एक टर्म ले लो। तो जैसे मान लो मैं
ए ले लेता हूं, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन 47.5। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इन सब xi में से मुझे इस a को माइनस करना है, तो यानी कि xi माइनस 47.5 करना है। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि ऊपर वाली टर्म्स इससे छोटी हैं तो वैल्यूज नेगेटिव में आती हैं, इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, 47.5 माइनस 47.5, और नीचे वाली वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव, तो आगे जाके जब कैलकुलेशंस करोगे तो वैल्यूज और छोटी आएंगी, जैसे मैं आपको अभी बताया तो यहाँ पे। अच्छा, अब डी आई एक्चुअली है क्या? इट इज द डेविएशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए। तो यानी कि ये जितने भी एक्स आईज हैं ये एज्यूम्ड मीन से कितने डेविएटेड हैं। तो सबसे पहले ये जो कॉलम डी आई है हम इसी का ही मीन निकालेंगे। 17.5, इसमें से जब मैंने 47.5 माइनस किए तो माइनस 30 आया, इसमें से 47.5 माइनस किए तो माइनस 15 आया, 0, 15, 30 एंड 45। तो आप देखो आपकी जो वैल्यूज हैं वो और छोटी हो गई, सिंप्लीफाइड हो गई। ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली हमने निकालनी तो इसी की एवरेज है। ठीक है, कि मार्क्स की एवरेज निकालनी है तो अल्टीमेटली निकालना तो हमने एक्स बार ही है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको नहीं यूज करेंगे, अभी हम क्या यूज करेंगे, डी आई। और जैसे हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे उसकी जगह अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ आई और डी आई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, मैं क्विकली डिस्प्ले कर देता हूं, इसको हमने इग्नोर किया हुआ है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 60 आया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 45 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सबको जब मैंने ऐड किया तो आ गया 435। तो अब सबसे पहले मैं निकालता हूं डी बार। तो डी बार क्यों? क्योंकि ये तो हम यूज ही नहीं कर रहे, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और ये डी का कॉलम है और ये एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू डी आई को यानी कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, इसको अगर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूं तो यानी कि 435 डिवाइडेड बाय 30, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.5। तो ये मेरी एवरेज आ गई इस कॉलम को लेके। ठीक है, डी आई को लेके। तो अब वही फंडा देखो, हमने क्या किया, हर एक बच्चे के मार्क्स में से 47.5 मार्क्स सब्ट्रैक्ट किए थे। तो अब जो एवरेज आ गई है इसमें वापस हम 47.5 को ऐड कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एवरेज तो हमने इसी कॉलम की निकालनी है, राइट, मार्क्स की ही एवरेज निकालनी है। तो अब हम एक्स बार निकालते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, जो डी बार आया है उसमें वापस से हम 47.5 ऐड करेंगे, तो यानी कि 14.5 प्लस 47.5, तो वापस से मेरा आंसर कितना आ गया, 62। तो कैलकुलेशंस मैंने रिड्यूस कर ली, इजी कर ली, सिंप्लीफाई कर ली, लेकिन आंसर मेरा उतना ही रहा। अच्छा, कभी कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 47.5 है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां लिखूं डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 47.5, राइट, तो यहां से एक्स आई कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा डी आई प्लस 47.5। तो जहां डी आई और एक्स आई है उसको आप एक्स बार और डी बार से कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला लास्ट में यही होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट कर नहीं सकते, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि अल्टीमेटली जो एक्स आई और डी आई में रिलेशनशिप होगा वही रिलेशनशिप एक्स बार और डी बार में होगा। तो प्रूफ तो अलग होता है, लेकिन आप डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर ये ऐसा है तो जो एवरेजेस हैं उनमें भी यही रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन के बाद एक हमारे पास और मेथड है, वो है स्टेप डेविएशन। तो अगर आपको एज्यूम्ड मीन समझ में आ गया है ना, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हम और ऐड करेंगे और ये वाला मेथड बन जाएगा और बहुत आसान होगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने ऑलरेडी किया है। अब देखो यहां तक तो हमने ऑलरेडी एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने सॉल्व किया था। ठीक है, ये पार्ट हमें पता है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन कितना था वो भी हम लिख लेते हैं, 47.5। ठीक है, अब अगर आप इस कॉलम को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये कॉलम की हर एक एंट्री जो है वो 5 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, 5 डिवाइड करता है। इनफैक्ट अगर आप और ध्यान से देखो तो 15 से भी ये डिविजिबल है। हर एक
हर एक एंट्री जो है वो 15 से डिविजिबल है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है हम उसको लेके चलेंगे, इसको लेके भी चल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, आसान हो जाता है अगर आप सबसे बड़े नंबर को लेके चलो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो h है बेसिकली, ये h जो है ये मैं लूंगा 15 और मैं करूंगा क्या, इन सारी एंट्रीज को 15 से डिवाइड करता जाऊंगा। तो मेरे पास एक और कॉलम आ जाएगा जिसमें और भी छोटी छोटी वैल्यूज होंगी। जैसे इसको जब 15 से डिवाइड करूंगा तो आएगा -2, इसको करूंगा तो आएगा -1, देन 0, देन 1, देन 2 एंड देन 3। तो अब अगर आप देखो तो आपके पास एक और कॉलम आ गया जिसमें वैल्यूज और भी छोटी हैं, तो आपकी कैलकुलेशंस और भी आसान हो जाएंगी। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले तो एज्यूम्ड मीन लेते हैं, ठीक है, एज्यूम्ड मीन तक तो वैसे ही चलते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास कॉलम आ जाता है उसकी सारी वैल्यूज को ऑब्जर्व करके ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है सबसे बड़ा नंबर जो इन सब को डिवाइड करता हो। तो वो एक तरह से हमारा क्या हो गया, स्टेप हो गया। या तो 5-5 के स्टेप ले लो या 15-15 के स्टेप ले लो, तो हम 15-15 के स्टेप्स लेते हैं। तो ये हमारे पास एक और कॉलम आ गया जिसमें और भी छोटी वैल्यूज हैं, तो अब हम इसको भी भूल जाएंगे, इसको हम पहले ही भूल चुके हैं, इसको भी भूल चुके हैं। तो अब एफ आई है मेरे पास और यू आई है, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालूंगा, एफ आई यू आई, ओके। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा -3, देन 0, और उसके बाद आ जाएगा 6, और उसके बाद आ जाएगा 12, और उसके बाद मेरे पास कितना आ जाएगा 18। और अब अगर आप देखो तो आपकी वैल्यूज और छोटी हो गई, राइट। तो अब इन सबको मैं ऐड कर लेता हूं, तो -7 यहां से -1, 11, 11, तो ये हो गया 29। तो एफ आई यू आई इन सबको ऐड किया तो 29 आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब हम इस 29 को 30 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u बार। तो ये याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। f के साथ जो भी कॉलम है, f के साथ जो भी कॉलम है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी की ही एवरेज निकाल रहे हैं। तो अभी हम u बार निकाल रहे हैं। u बार निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे d बार निकालेंगे। d बार निकालने के बाद हम वापस जाएंगे और x बार निकालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें x बार ही निकालना है, क्योंकि यही हैं स्टूडेंट्स के नंबर जिनकी हमें एवरेज निकालनी है, ठीक है। अब u बार कितना आ जाएगा, ये जो आ गया मेरे पास, यानी कि चलो मैं यहां लिख देता हूं, समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 29/30। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब d बार कितना होगा, अब हमें बिल्कुल उल्टा करते जाना है। देखो यहां से यहां गए तो a एज्यूम्ड मीन सब्ट्रैक्ट किया, फिर आगे गए तो h से डिवाइड किया। अब जब वापस जा रहे हैं तो पहले हम h से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम a को ऐड कर देंगे। तो अब सबसे पहले यहां क्या करना है, u बार को h से मल्टीप्लाई कर देंगे, और u बार है 29/30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14.5। तो अगर आप अब याद करके देखो एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन में d बार कितना था 14.5, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो d बार है उसमें हम ये a हम पहले सब्ट्रैक्ट करते गए थे, अब a को हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, d बार है 14.5 और उसमें a 47.5 ऐड करेंगे तो आंसर फिर से कितना आ गया 62, राइट। तो इतना सिंपल है ये। तो आप इसको ना लंबा फॉर्मूला उससे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप u बार निकालो, u बार से d बार निकालो, d बार से x बार निकालो, इससे आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं, पहले आगे जाते हुए और फिर पीछे आते हुए, दैट्स इट। अब आपको समझ में तो आ गया होगा ये। जस्ट इन केस अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो इन रिलेशनशिप्स को मैं दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पे बड़ी क्विकली, जस्ट इन केस किसी को अभी भी कोई डाउट है। तो चलो मैं इसको अभी यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या है, देखो xi माइनस a, ये बेसिकली क्या है, xi माइनस a ये है di, ठीक है। तो ui बेसिकली क्या है, di डिवाइडेड बाय h। तो दिस इंप्लाइज di कितना हो गया, वो हो गया ui मल्टीप्लाइड बाय h।
ठीक है, तो जब वापसी होती है तो अब डी आई की जगह मैं डी बार लिख लेता हूं, यू आई की जगह मैं यू बार लिख लेता हूं इनटू एच। तो ये हमारा वापसी के टाइम पे फॉर्मूला हो गया। जाते वक्त एच से डिवाइड किया था, वापस आते वक्त एच जो है उसको यू बार में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी बार आ जाएगा। और डी बार से एक्स बार कैसे आता है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। सो इतना ईजी होता है इसको एक्चुअली सॉल्व करना, राइट। सो आई होप कि ये मेथड्स, ये तीनों मेथड्स एक्चुअली अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सो if you think that this is a good video and should be shared with your friends and your classmates, then please do it, but only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.